गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। एक्वेटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो वाटर के अंदर रहते हैं। सो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं। लैंड वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। The rate of breathing in aquatic organism is always faster than that of terrestrial organism. यानी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग हायर होती है। क्यों होती है? किसके कंपैरिजन में? टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? जो पानी के अंदर डिसॉल्व है। और हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग लैंड पे रहते हैं ना, तो हम लोग कहाँ से लेते हैं? एयर से। तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हमारी जो ब्रीथिंग रेट है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कम है। पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीथिंग रेट हायर होती है क्योंकि वहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होता है। तो यही बात है यहाँ पर। और यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन where the amount, दोबारा से मैं बता देती हूँ, this happens because aquatic, मैंने शॉर्ट में लिखा aquatic organism utilize oxygen dissolved in water for respiration where the amount of dissolved oxygen is fairly lower than the amount of oxygen in air। जितना अमाउंट ऑक्सीजन का एयर में प्रेजेंट है उससे कम अमाउंट में ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। The aquatic organism breathe more rapidly to accumulate more and more oxygen, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन ले सकें, इसलिए उनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है। इस पर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि क्यों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट हाई होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, इसलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए ब्रीथिंग जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। Fishes take in water through their mouth and force it to the pass into the gills. Gills क्या है फिश के? Respiratory organs। तो ये माउथ से लेती है और उसके साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। आपको पता होगा। तो माउथ से पानी लेती है और वो कहाँ जाता है? गिल्स के पास। गिल्स में, गिल्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और आपको सबको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है तो वहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ जाती है। तो यहाँ पर फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी जो पानी है वो गिल्स के पास जाता है। गिल्स से जो पानी है वो पानी से ऑक्सीजन गिल्स ले लेते हैं। गिल्स कैसे ले लेते हैं? क्योंकि उनकी चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास इनटू द गिल्स। गिल्स क्या है इसके? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। गिल्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स where dissolved oxygen is taken up by the blood in blood vessels। तो गिल्स के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन। आप ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ोगे डबल सर्कुलेशन, जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, फिशेस का भी बताऊंगी। पर यहाँ पर सिर्फ हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीथिंग रेट हायर होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेंगे? एयर से लेंगे ऑक्सीजन। तो उनका ब्रीथिंग रेट उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कब होगी। तो उसको हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कैसे एयर हमारे अंदर जाती है और क्या रेस्पिरेटरी सरफेस है, कौन सा हमारा रेस्पिरेटरी। देखते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अब आप अपने बारे में पढ़ने जा रहे हो तो आपको अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको सबको पता है कि जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी जो हमारी प्रोसेस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हमारी जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग की वो 2 है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमारी 2 चीज़ें आती हैं।
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, ऑक्सीजन इनहेल करना, एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बाहर निकालना। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कैसे गैसेस अंदर जाती हैं, कैसे एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। तो हम अगर खुद देखें तो आपको रट्टा नहीं है, सिर्फ समझना है। यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स या नेल्स। तो आप जब इनहेल करते हो, यहाँ से एयर को इनहेल करते हो नॉस्ट्रल से, ये नेजल पैसेज है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर और म्यूकस। तो जब भी कोई डस्ट, ये किस लिए प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो फिल्ट्रेशन होता है एयर का। फिल्ट्रेशन किस लिए, कि कोई भी माइक्रोब अगर आ गया है तो उस माइक्रोब को या डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर क्या करेगी, ये पकड़ लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। नहीं तो क्या होता, वो आपके ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में जाएगी और उसको चोक कर देगी। तो पहला काम होता है यहाँ पर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कहाँ पर हुआ, इस नेसल पैसेज में, हेयर्स की वजह से और म्यूकस की वजह से वो उसको पकड़ लेता है। हेयर उसको ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को और डस्ट पार्टिकल को, म्यूकस उसको बांध के और बाहर फेंक देता है। दूसरा, यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी थोड़ा सा मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर देते हैं। तीसरा, टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही एयर को वो टेम्परेचर देते हैं। ऐसा होता है ना कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है पर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो अगर हमारी बॉडी में वैसी ठंडी हवा चली जाएगी तो एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगी। या बाहर बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी चल रही है, गर्मी का मौसम है, बहुत लू चल रही है, तो ऐसी गर्म हवा अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो एल्वियोलाई को नुकसान हो जाता है। तो तीसरा फंक्शन क्या होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाना। तो तीन फंक्शन यहाँ होने के बाद अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ होने के बाद तब ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर ट्रैकिया के पास जाती है। यानी इतना काम यहाँ पे हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें हमारा आ जाता है ये नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज। जैसे यहाँ पर दो नेयर्स हैं, नेयर्स एंड नॉस्ट्रल्स ऐसे ही अंदर होते हैं। जब ये नेजल पैसेज ओपन होता है, अंदर यहाँ पर कॉमन पैसेज होता है। यहाँ पर हमारे दो पाइप होते हैं, आगे की तरफ होता है विंड पाइप, इसको आप छू के पता कर सकते हैं, यहाँ विंड पाइप है, और उसके पीछे की तरफ फूड पाइप होता है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, जिसको आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेरिंग्स जो है इसका कॉमन पैसेज है, पर आपने अक्सर देखा होगा कभी फूड तो नहीं जाता हमारे ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में, क्योंकि अगर जाएगा तो चोकिंग से डेथ हो सकती है। तो ट्रैकिया को कवर करने के लिए यहाँ पर एक कवरिंग होती है, उसके बारे में मैं एक बात करूंगी। तो ये समझ में आया आपको कि यहाँ का क्या रोल है, हेयर्स प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है जो एयर में से डस्ट पार्टिकल माइक्रोब्स को ट्रैप करता है, तो फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। तीसरा, एयर में जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के बराबर करना। फिर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाता है कहाँ पर, फेरिंग्स में, जो कॉमन पैसेज है। तो पार्ट्स हम लिखते जाते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले सब कहाँ से आया, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से कहाँ गया, नेजल पैसेज, ताकि आपको याद हो जाए, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से कहाँ गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज, ठीक है। फेरिंग्स से कहाँ गया, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, ट्रैकिया की ओपनिंग, ये अभी हम बात करेंगे। ग्लॉटिस से कहाँ गया, ट्रैकिया में, ठीक है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए, यहाँ पर दोनों चीजें ओपन होती हैं, फूड पाइप भी और विंड पाइप भी, ठीक है। पर क्यों नहीं जाता फूड, जब हम फूड स्वेलो करते हैं उस टाइम पर ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये देखिए, ये है लैरिंक्स जिसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, और ये है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस दिख रहा है, मैं ये ऊपर से हटा के दोबारा लिख देती हूँ, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मतलब ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है जिसको आप बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस, ठीक है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ग्लॉटिस से ट्रैकिया में जाएगा। तो जब हम फूड स्वेलो करते हैं उस टाइम पर एपिग्लॉटिस उसकी ओपनिंग को बंद कर देता है, ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाए, कहाँ जाए, फूड पाइप में। तो एपिग्लॉटिस से कवर हो जाती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो उसको बिल्कुल बंद कर देता है ग्लॉटिस को, और ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप की ओपनिंग। तो अब विंड कहाँ से गई, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से कॉमन,
में, फिर ट्रैकिया यानी विंड पाइप में गई। विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसका नाम है ग्लॉटिस। इसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या बैठी है, एपिग्लॉटिस, यहाँ लिख देती हूँ मैं एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया में आ गया, ट्रैकिया जो हमारा ये विंड पाइप है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये सी शेप, ये क्या है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ये इसको कोलैप्स नहीं होने देते। मान लो एयर नहीं है, अगर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते तो क्या होता है, ये कोलैप्स कर सकता था, पर ये इसको कोलैप्स नहीं करने देते, इसलिए ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जितनी भी ये मोटी यानी ये पाइप्स हैं, ये ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हो जाता है आगे आके ब्रोंकाई में, जो दोनों लंग्स में चली जाती हैं। दो लंग्स होते हैं हमारे अंदर, एक राइट एक लेफ्ट। तो ये जो ट्रैकिया है वो आगे आके डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो एक लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है और एक राइट लंग के अंदर, ठीक है। तो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया ट्रैकिया और दोनों लंग्स में चला गया। तो ट्रैकिया के बाद क्या आ गया, ट्रैकिया के बाद आ गया ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई की मैंने सारे में नहीं बनाया, ये सारे में होता है। ब्रोंकाई के बाद उसकी फर्दर ब्रांचेस होते हैं जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है, तुम ध्यान रखो। उसकी फर्दर ब्रांचेस होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, खाली इतना ही याद करो। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स ब्रांचेस हो गई ना, और ब्रोंकियोल से फिर फर्दर उसका डिवीजन हुआ किसमें, एल्वियोलाई। मेन हमारा ये है जहां पर एक्सचेंज होता है गैसियस, एल्वियोलाई। तो क्या आ गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहां गया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। समझ में आई बात कि नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंक्स, फेरिंक्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप की। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप, क्या है ये, विंड पाइप, ठीक है। फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज का। एल्वियोलाई जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ग्रेप्स का बंच होता है ना, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है चारों तरफ, ताकि गैसियस एक्सचेंज आराम से हो जाए। ये मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, इसमें ये डिवाइड हो जाता है। और एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इतना पतला होता है, मगर एक एल्वियोलाई यहाँ पे बना के आपको दिखा दूं। मान लो ये मैं एक एल्वियोलाई बना रही हूँ और इस एल्वियोलाई के चारों तरफ यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, ठीक है। एक ब्लड कैपिलरी बना दी मैंने ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन भरी होगी, तो ये ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरी में। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आपको पता है कोई भी चीज कहाँ से जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती है ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, यानी ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन सारे टिश्यू में यूज कर ली है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और अगर हम इसको स्प्रेड करें तो कितना एरिया कवर करता है, ये 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, यानी इतना ज्यादा होती है। दोनों लंग्स में होती है, मैंने दोनों में नहीं बनाया है, सिर्फ को आपको समझाने के लिए। तो समझ में आया इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ये हटा दूं मैं, देखिए अब इसमें और कौन कौन से पार्ट्स हैं, एल्वियोलाई, और ये नीचे क्या प्रेजेंट है, ये है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जो डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट है, ये कैविटीज बन जाती हैं दो। तो डायफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं थोरेसिक, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी,
या चेस्ट कैविटी आप बोल सकते हो, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, साइंस की लैंग्वेज हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे वाली क्या कहलाती है, अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर एक डिप्रेशन सा बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है हार्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट, और ये हार्ट सेंटर में होता है, पर थोड़ा सा किसकी तरफ टिल्टेड होता है, हम कहाँ बोलते हैं, कहाँ है हार्ट, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये होता तो सेंटर में है पर थोड़ा सा कहाँ टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है। जो हार्ट है वो कहाँ पर है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो ये पूरा कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। और डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन वो सब पार्ट आते हैं। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है भाई, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सॉफ्ट पार्ट है। तो पहले तो इसके चारों तरफ यहाँ पर मैंने ये डबल मेम्ब्रेन बनाई है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड। अब और क्या प्रोटेक्शन चाहिए, पूरा एक ये केज में बंद रहता है। कैसे केज में बंद रहता है, पीछे आपने आपको सबको पता है ना, आप जो बोलते हो बैकबोन बोलते हो ना, बैकबोन, हम साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो पीछे की तरफ तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये हमारा डोर्सल साइड है और ये हमारा वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड पर तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होती है यहाँ पर स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, पीछे आ गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और यहाँ ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये पूरे में प्रेजेंट होती है, ये 12 पेयर्स होती है, ये होती है रिब्स। तो लेटरली ऐसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिब्स, और नीचे क्या आ गया, डायफ्राम। तो पूरा एक केज बन गया जिसके अंदर लिवर और ये लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है। समझ में आई बात। पीछे क्या हो गई, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, आगे क्या आ गया, स्टर्नम, लेटरल साइड पे क्या हो गई, रिब्स जो 12 पेयर्स होती हैं जो पूरा प्रोटेक्ट करती है, नीचे आ गया डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड है, दिख रहा है ना ये डोम शेप। तो इसके अंदर पूरा प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे लंग्स और हार्ट, चारों तरफ से प्रोटेक्शन आ गई ताकि कहीं से भी इनको कोई चोट नहीं पहुंचे। तो ये तो हो गए हमारे पार्ट्स और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से पार्ट है, समझ में आ गया कि क्या क्या था। नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रेल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज जैसे यहाँ पर लेयर्स हैं ऐसे इंटरनल लेयर्स हो गए, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इंटरनल लेयर्स, नेजल पैसेज से इंटरनल लेयर्स में जाते हैं, इंटरनल लेयर्स हम लिख सकते हैं। फिर फेरिंग्स लिखना चाहें तो हम नेजल पैसेज से यहाँ पे इंटरनल लेयर्स भी लिख सकते हैं, पर फेरिंग्स दिया है मैंने यहाँ पे क्योंकि आपके में इतने वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। फेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया की ओपनिंग है, बताना जरूरी था क्योंकि बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हमारा फूड विंड पाइप में कैसे नहीं जाता, क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो ग्लॉटिस जो ट्रैकिया की ओपनिंग है जिसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस है जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई का भी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स आता है, यानी इतनी ब्रांचेस 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 होती चली जाती हैं ताकि पूरा एरिया लंग्स का कवर हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। बट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको खाली ध्यान रखना ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई, और मेन जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है वो क्या है, एल्वियोलाई। और बाकी सारे क्या हैं, ब्रोंकियोल्स तक सारे कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट मतलब ऑक्सीजन को लाने वाले, एयर को लाने वाले, और एयर को लाने वाले हैं। और एक्सचेंज कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई में, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, यानी एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो वहाँ से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगा। तो अब ये होगा कैसे, अपने आप से तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि भाई एयर अपने आप से बाहर से अंदर आ जाए। तो वो क्या प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं।